Hello everyone. Today we are going to start with a new topic which is called as cell structure and function. हम पढ़ेंगे cell structure and their function. This is also called as cytology. देखो साइटोलॉजी क्या होता है, अगर मैं इस टर्म को ब्रेक डाउन करूँ साइटोलॉजी को, वी विल राइट इट लाइक साइटोलॉजी. What does लॉजी stand for? लॉजी means study. किसी भी चीज की स्टडी करना उसको लॉजी बोलते हैं. एंड साइटो मीन्स सेल की. सेल की अगर हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे, उस ब्रांच को हम बोलेंगे साइटोलॉजी. सो सेल की स्टडी के अंदर हम सेल का पहले स्ट्रक्चर समझेंगे कि उसका स्ट्रक्चर बना कैसा होता है, और फिर समझेंगे कि उस स्ट्रक्चर से वो काम किस तरीके से करता है. व्हाट इज इट्स फंक्शन. So both cell structure and function are included into the cytology. So this is the meaning of cytology. अब साइटोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है. व्हाट इज अ सेल. सेल को हम बोलते हैं, सेल एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी चीज है जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. व्हाट डज इट मीन. अगर हमारे सामने कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, देयर इज वन ऑर्गेनिज्म, अगर वो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है, तो सबसे बेसिक जो चीज होती है ना उसकी बॉडी में, वो सेल होनी चाहिए. सेल एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो अकेले काम कर सकती है. इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन, इट कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन. बट अगर सेल और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा तो फंक्शन उतना अच्छा होता जाएगा. बट ऐसा नहीं है कि सेल अकेले काम नहीं कर सकती. सेल कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. सबसे छोटी ऐसी यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ बॉडी. एक बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अकेले काम कर सकती है. अगर मैं बोलूं मैं इस सेल को बड़ा करके कुछ और बना रही हूँ, फिर कुछ और बना रही हूँ, वो भी तो काम कर सकेगी ना, क्योंकि उसके अंदर बेसिक यूनिट सेल तो प्रेजेंट है. बट डिफरेंस क्या लाए होगा वहां पर, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा मतलब क्या डिफरेंस होगा कि फंक्शन और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. सबसे छोटी चीज है सेल, तो कोई छोटा सा काम कर सकेगी, लेकिन अगर हम बहुत सारी चीजों को कंबाइन कर देंगे तो वो फंक्शन और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी. सो देखो सेल हमें समझ आया. अब जो सेल होता है ना, अभी हम सेल को समझेंगे उससे पहले हम एक चीज समझेंगे. बहुत सारे सेल जब पास आते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू. बहुत सारे टिश्यूज जब क्लोज टुगेदर होंगे तो वो बनाएंगे एक ऑर्गेन. और जब बहुत सारे ऑर्गेन्स पास आएंगे तो वो एक ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे. सो क्या हो रहा है, सबकी बेसिक यूनिट तो सेल ही है, बट सब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो जो उनकी फंक्शनिंग होगी वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरी बॉडी में एक ऑर्गेन सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सिस्टम क्या करता है कि पूरा सिस्टम अगर ठीक से काम कर रहा है तो मैं चीजों को डाइजेस्ट कर पाऊंगी, मैं उससे अच्छी अच्छी चीजें एक्सट्रैक्ट आउट कर पाऊंगी. बेसिकली डाइजेशन का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ऑर्गेन सिस्टम, है ना. सबसे पहले हमने पढ़ा, लास्ट है ऑर्गेन सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गेन सिस्टम है. वो किसका बना है, बहुत सारे ऑर्गेन्स का बना है. अब ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं, हम बोल सकते हैं स्टमक इज वन ऑफ द ऑर्गेन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. स्मॉल इंटेस्टाइन इज वन ऑफ द ऑर्गेन. लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गेन होता है. ऐसे ही हमारी ईसोफेगस होती है. ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स पास आते हैं तो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जो एक ऑर्गेन है, अगर हम बात करते हैं स्टमक, जो ये एक ऑर्गेन है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना है. और बहुत सारे टिश्यूज, एक टिश्यू कैसे बना है, बहुत सारे सेल से मिलके.
सो एनी हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बेसिक यूनिट हुआ मेरा सेल, ये पॉइंट मुझे याद रखना है। अभी जो सेल होते हैं ना वो बहुत काइंड के होते हैं, सिंपल होते हैं, स्ट्रैटिफाइड होते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। वी विल स्टडी इट इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये उसका टॉपिक है। सेल और सेल के टाइप, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। बट फॉर द टाइम बीइंग लर्न दैट सेल सबसे छोटा कंपोनेंट है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है, मतलब वो काम भी कर सकता है, वो बन भी सकता है, अकेले इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और फंक्शन भी कर सकता है, इसीलिए हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। ये एक पॉइंट हुआ अबाउट द सेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो सेल होता है ना, सेल हमारा मोस्टली देखो वायरसेस को छोड़कर और कोई भी चीज जो इसके अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है वो सेल की बनी होती है। वाई? बिकॉज जो वायरसेस होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सेल के नहीं बने होते, दे आर मेड अप ऑफ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट इसके अलावा कोई भी चीज है एग्जिस्ट करती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंगाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इन सब के अंदर हमारा सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एक्सेप्ट योर वायरसेस। और वायरसेस में क्यों नहीं होता? बिकॉज वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज अबाउट सेल। सेल की डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ा सा हम उसकी डिस्कवरी के बारे में समझेंगे कि उसकी डिस्कवरी हुई कैसे है। हाउ डज सेल डिस्कवर्ड, सेल इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे उसके बारे में पता चला। सबसे जो फर्स्ट थ्योरी थी वो आई थी, वो फर्स्ट जो सबसे पहले प्रूफ दिया था वो 1665 में दिया था। सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ तो लेट मी जस्ट इरेज इट, जस्ट अ मिनट। हाँ तो सबसे जो फर्स्ट जो थ्योरी आई थी वो आई थी 1665 में, और 1665 की थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक पहला इंसान था जिसने एक सेल को ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। बट उन्होंने जो सेल ऑब्जर्व किया और उसको उन्होंने नाम दे दिया था सेल। बट उन्होंने जो सेल ऑब्जर्व किया था वो नॉन लिविंग सेल था, वो डेड सेल था, इट वाज अ डेड सेल, वो जिंदा सेल नहीं था। सो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो नॉन लिविंग सेल की थी। लेकिन इसके बाद आए थे एंटन वन लीवेनहॉक। Anton van Leeuwenhoek was the one who has seen the living cell. He has seen the living cell under the microscope. So these are the two person who has first observed any cell under a microscope. और सेल को ऑब्जर्व करा उन्होंने, हमने उनको बोल दिया लिविंग सेल। मतलब अगर कोई पूछेगा नॉन लिविंग सेल किसने किया, तो नॉन लिविंग सेल देखा था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, एंड योर लिविंग सेल वाज सीन बाय एंटन वन लीवेनहॉक। इसके बहुत सालों बाद एक थ्योरी आनी शुरू हुई जिसका नाम दिया गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, और उसको हम बोलते हैं सेल डॉक्ट्राइन। ये थ्योरी दी थी हमारे दो साइंटिस्ट ने मिलके। What was the name of those two scientists? Those two scientists were called as Schleiden and Schwann. Schleiden and Schwann. These were the two people who has given a theory which is called as your cell theory. This is your cell theory. They have given the theory which is called as cell theory. Just a minute. दिस वन एंड श्वान, ये दो लोग थे। इन्होंने दी थी 1839 के अंदर सेल थ्योरी। इन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन करी? व्हाट दीज पीपल हैव एक्सप्लेन्ड इन योर थ्योरी? दे हैड टोल्ड दैट कोई भी जो सेल, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है
उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब कोई भी हमारा, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होगी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो कौन होगी? वो होगी सेल। इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे लेके गए, 1855 में आए रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा? उन्होंने एक पॉइंट और आगे ऐड किया कि यस, बेसिक किसी भी सेल ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट सेल है, बट ये सेल आता कहाँ से है? ये सेल आता है हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसका मीनिंग क्या है? एक सेल था, वो डिवाइड हुआ, दूसरा सेल बना, 2 से फिर 4 सेल बने, फिर 4 से फिर 8 सेल बने, 8 से फिर 16 सेल बने, बट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। एक सेल से बहुत सारे सेल बने, और जब एक सेल से बहुत सारे सेल बनेंगे तो हम बोलेंगे सबका स्ट्रक्चर सेम है, बिकॉज हर चीज एक सेल से ही आ रही है। सो रुडोल्फ वर्च्यू ने इस थ्योरी को, जो सेल थ्योरी थी स्लेडन एंड स्वांग की, उसको एक्सटेंड किया और उसे बोला उन्होंने कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहां तक बात हुई रुडोल्फ वर्च्यू की। बट जो अभी वाली थ्योरी है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें 3-4 पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है पुराने पॉइंट्स नलिफाई हो गए, नो, दे वर नॉट नलिफाई, उनका भी अभी रोल चल रहा है, बट मोर पॉइंट्स आर एडेड। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? वो बने हुए सेल्स के। और सेल्स क्या है? सेल है क्या? सेल है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। फिर जो नए सेल्स आए हैं वो किससे आए हैं? वो आए हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो न्यू सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? इन सेल्स के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए या आरएनए, जो एक जनरेशन से, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पास होता है। So this is your genetic material. That genetic material pass from one generation, one cell to another cell. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला? बिकॉज भी सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं, मतलब सब सेल्स का जो बेसिक कॉम्पोजिशन है ना, वो सबका सेम रहेगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल, ईच एंड एवरी सेल should remain same. So these are the points which are included in our modern theory. और एक और पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। देयर इज एनर्जी ट्रांसफर विद इन दीज सेल्स। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू योर मॉडर्न सेल थ्योरी, एंड दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल, दैट हाउ सेल हैज बीन डिस्कवर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिससे हमें अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर सेल। दैट मीन्स हाउ, हमने बोल दिया कि सेल एक ऐसा चीज है जो बेसिक है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म में, बट ये तो पता होना चाहिए ना कि सेल बना कैसे हुआ है। व्हाट डज सेल मेड अप ऑफ? सो सबसे प्रिमिटिव पहले क्या बोला जाता था? एक सेल मेम्ब्रेन है। देखो, दिस इज वन सेल मेम्ब्रेन है, एक आउटर कवरिंग, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देयर इज सम न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बिटवीन दिस, एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन की जो बीच की सारी जगह है, पूरी जगह, सारी जगह फिल होती है साइटोप्लाज्म से। ये 3 टर्म्स आई। वन इज द आउटर कवरिंग विच इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज द न्यूक्लियस जो जहां पर हमारा जेनेटिक मटेरियल लाई करता है, और उन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है वो साइटोप्लाज्म से फिल होती है। दिस इज वेरी प्रिमिटिव कि सेल होता कैसे है। बट सेल को हमने ये समझ लिया, ये बेसिक कंपाउंड कंपोनेंट है किसी भी सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तो होना ही चाहिए। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स।
One is called as cytosol and second one is called as cell organelles. जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है ना, जैसे लिक्विड पोर्शन या सेमी सॉलिड सा जो पोर्शन होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, लिक्विड और सेमी सॉलिड जैसा जो एक पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। और अगर इस साइटोसोल के अंदर छोटे छोटे कुछ और चीजें प्रेजेंट हैं विच आर सॉलिड इन नेचर, ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में जो सॉलिड नेचर की होती हैं, हम उसे साइटोसॉल नहीं बोलेंगे, हम उसे सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे। अभी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे 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 सेल ऑर्गेनल्स, बट जस्ट रिमेंबर सेल ऑर्गेनल्स आर मोस्टली सॉलिड जैसे कुछ कुछ होते हैं, और साइटोसोल लिक्विड या सेमी सॉलिड पोर्शन होता है बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड योर सेल मेम्ब्रेन। इतना हमें समझना है। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना अपनी थ्योरी के अंदर, मॉडर्न थ्योरी के अंदर, कि जो मेरा जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास होता है। वी हैव स्टडीड दिस फोर्थ पॉइंट। सो तो वो डीएनए है कहाँ पे, वो कहाँ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Next point comes, what are the different kinds of cell? There are two kinds of cell. अभी तक जो नोन है वो दो तरीके के सेल हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कैरियोटिक जो टर्म होती है ना, ये जो कैरियोटिक है इसका ये आता है कैरियन से, और कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव। जब न्यूक्लियस बहुत प्रिमिटिव होता है, सबसे पुराने तरीके का होता है, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और यूकैरियोटिक थोड़ा नया सा, सम एडवांसमेंट्स हुई है इस न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज यूकैरियोट। So the division of two kind of cells, prokaryotes and eukaryotes, is done on the basis of how the nucleus look. Basic difference distinction इस basis पर होता है। सिर्फ न्यूक्लियस में डिफरेंस नहीं होता, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, but the basic difference is on the basis of carrion, which is nucleus. क्या डिफरेंस होता है? ये है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड दिस इज आवर यूकैरियोटिक। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इन दोनों के न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है। हमने बोला एक बेसिक सी सेल मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट है दोनों के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बीच के एरिया में साइटोप्लाज्म। ये हर एक सेल में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या वो यूकैरियोट हो। सो सिमिलरली इसमें भी यही है दोनों में। लेकिन जो हमारा यूकैरियोट होता है ना, उसका न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म से इंटरैक्शन में नहीं रहता। देयर इज सम बैरियर बिटवीन द न्यूक्लियस, whereas जो यूप्रोकैरियोट होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है in case of our prokaryotic. So that's why it is called as primitive carrion and that is new carrion. फर्स्ट डिफरेंस होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इनक्लोज होता है, वो मेम्ब्रेन से इनक्लोजर होता है। सो दैट इज आर यूकैरियोट एंड सेकंड वन इज प्रोकैरियोट। अभी इसके अंदर ना बहुत सारे मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जिसके एग्जांपल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, पता नहीं कितने सारे होते हैं, हम हर किसी को डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग लर्न अ डिफरेंस कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं जो यूकैरियोट में है, उनके बाहर भी एक और मेम्ब्रेन होती है, मतलब दे आर एनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनल्स, दे आर एनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है ना मेम्ब्रेन बाउंड है, वैसे ही ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बट जो हमारा प्रोकैरियोट होता है उसमें हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं और कम होते हैं, और जितने भी होते हैं वो भी मैक्सिमम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते।
सो बेसिक चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन्स नहीं है एंड यूकैरियोट में मेम्ब्रेन्स हैं। So these are the basic differences between prokaryote and eukaryote. हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया सेल का। अब हम आगे जाके एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज इस सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा, छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे कि इस सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है तो उसका क्या काम है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है। ऐसे ही हर ऑर्गेनल्स का हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक्सप्लोर करेंगे। So for this, for today's, it's like complete. हम इतना पढ़ेंगे, and in next video we will start with different kind of cell organelles or the part of cells. So I hope you like this video. Thank you so much.